Hello everyone. So, in this video series that I'm going to start, we will be dealing with UPSC CSC PYQs. एंड PYQs तो बहुत सारे आप लोगों ने देखे होंगे, वीडियोस भी हैं, ठीक है, मैंने खुद कई सारे वीडियोस देखे हैं. बट एक चैलेंज हमारे सामने निकल कर आता है, नंबर वन, कि वो PYQs सब्जेक्ट वाइज प्रॉपरली नहीं मिल पाते हैं. अगर ये सब्जेक्ट वाइज मिल जाए तो एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स के रूप में उसको हम लोग देख सकते हैं, राइट. सेकंड थिंग, वो चैप्टर वाइज मिल जाए तो दैट वुड बी मोर ईजियर फॉर अस टू डू थ्री थिंग्स. नंबर एक, पहले तो हम उन टॉपिक को सेग्रीगेट कर पाएंगे कौन से इंपॉर्टेंट हैं. दूसरा, उससे एक लिंकेज बैठा पाएंगे. और सबसे इंपॉर्टेंट, जो PYQs में दिए हुए ऑप्शंस होते हैं उनसे हमारा क्या बेनिफिट होने वाला है, और फ्यूचर में जो प्रेडिक्टेबिलिटी मतलब हो सकती है कि कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा UPSC पूछ रहा है या फिर कौन से हाई रेटिंग टॉपिक्स हैं, उनको एक तरीके से प्रोबेबिलिटी को थोड़ा सा जज करना ईजी हो सकता है. तो मेरी एक कोशिश रहेगी इस पूरे वीडियो सीरीज़ में आप लोगों से ये टॉपिक्स डिस्कस करना PYQs के थ्रू. एंड आई विल बी मेकिंग श्योर कि आप लोगों को ये काफ़ी फ्रूटफुल लगे. तो मैंने इन सारे क्वेश्चंस को बेसिकली 10-10 क्वेश्चंस की पूरी सीरीज़ रहेगी. बेसिकली मैंने इन सारे क्वेश्चंस को 3 सेगमेंट में बांटा है. रेड वन विल बी हार्ड, ऑरेंज दैट नॉट दैट हार्ड, एंड येलो वन विल बी कंसिडर्ड ईजी टू हैंडल. ओके, सो देखो यहाँ पे 10 क्वेश्चन हैं. पहला टॉपिक क्या है? यूनिवर्स एंड द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, एंड दैट सब्जेक्ट इज ज्योग्राफी. ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ज्योग्राफी से देखने को मिलेंगी. तो ऐसे 10 क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हो. ठीक है, इसमें कुछ टफ भी हैं, कुछ ईजी भी हैं और कुछ मॉडरेट भी हैं. सो लेट्स बिगिन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. यू कैन पॉज एंड सॉल्व. ठीक है, ओके. द क्वेश्चन सेज, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली अकर्स इन. तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं. ठीक है, फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ जून, सेकंड हाफ ऑफ द मंथ जून, फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ जुलाई, सेकंड हाफ ऑफ द मंथ जुलाई. आपको पता ही है कि ये सेकंड हाफ ऑफ द मंथ जुलाई में कंसीडर किया जाता है. एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ. ठीक है, ठीक है. अब कौन से डे को एग्जैक्टली होता है? यूजुअली ये जून 20, 21 या 22 को देखने को मिलता है. ठीक है, तो आपको आंसर यहाँ पे मिल गया. 21, 22 जून को ये देखने को मिलता है. ठीक है, एंड दीज आर द लॉन्गेस्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, आगे चलते हैं. द सेकंड क्वेश्चन, और ये एक इजी कैटेगरी का सवाल था, और ये देखो 2022 में पूछा गया था. ठीक है, आगे चलते हैं. और एक और आपको PYQ देखने को यहाँ मिलेगा. ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं साथ में. Consider the following statements. High clouds primarily reflect solar radiation and cool the surface of the earth. Low clouds have a high absorption of infrared radiation emanating from the earth's surface and thus cause warming effect. ठीक है, ये भी 2022 में ही पूछा गया था. ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मॉडरेट कैटेगरी में रखना चाहूँगा. एक बार आप लोग वापस से पॉज करके वीडियो ऑप्शंस को देख सकते हो और फिर इसको डिस्कस करते हैं. देखो, हाई क्लाउड्स प्राइमरली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल द सरफेस. आपको पता है हाई क्लाउड्स, अगर मान लो ये अर्थ है तो ये कहीं ना कहीं ऊपर के साइड होते हैं और ये काफ़ी थिन होते हैं. अगर ये थिन होंगे तो आपको क्या लगता है कि ईजी टू पेनिट्रेट होंगे कि नहीं होंगे? ऑब्वियसली होंगे. और नीचे के क्लाउड थोड़े थिक होते हैं. अगर ये नीचे के क्लाउड्स थिक होंगे तो इसका मतलब है इसको पेनिट्रेट करना टफ होगा. तो एक तरीके से अगर मैं ये बोलूँ कि ये चीज़ें ऐसे कर दें, रिवर्स कर दें, तो अब देखो, हाई क्लाउड्स प्राइमरली रिफ्लेक्ट्स द सोलर रेडिएशन, ऐसा नहीं है, ये अलाउ कर देते हैं, राइट. ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल द सरफेस ऑफ द अर्थ. ये इनकरेक्ट है. क्यों? क्योंकि लो और थिक क्लाउड्स प्राइमरली रिफ्लेक्ट करते हैं सोलर रेडिएशन को और वो कूलिंग इफेक्ट लेकर आते हैं. जो लो क्लाउड्स होते हैं ये कूलिंग इफेक्ट लेकर आते हैं. एक तरीके से आपका स्टेटमेंट 1 भी गलत हो गया, स्टेटमेंट 2 भी गलत हो गया. द आंसर विल बी डी, नाइदर 1 नॉर 2. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं. थर्ड को भी एक ईजी कैटेगरी में रखा जाएगा. ठीक है, मैं जूम आउट कर दूं. ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स. 2011 के PYQ में पूछा गया था. देखते हैं. एस्टेरॉइड्स आर स्मॉल रॉकी प्लैनेटॉइड्स व्हाइल कॉमेट्स आर फॉर्म्ड ऑफ फ्रोजन गैस एंड हेल्ड टुगेदर बाय रॉकी एंड मेटालिक मटेरियल. कुछ भी गलत नहीं है इसमें, बिल्कुल सही है. एस्टेरॉइड भी सही बता रहा है और कॉमेट भी सही बता रहा है. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1, तो पहले 3 को एलिमिनेट कर देंगे. एस्टेरॉइड आर फाउंड मोस्टली बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ जुपिटर एंड मार्स व्हाइल, हाँ ये तो सही है, व्हाइल कॉमेट्स आर मोस्टली फाउंड बिटवीन वीन. ऐसा कुछ नहीं है, कॉमेट्स कहीं पाया जा सकता है. ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो इसको भी हटा देंगे. ऑप्शन नंबर 2 को भी हटा देंगे और देखो हमारे पास आंसर आ गया. आगे ऑप्शन 3 पढ़ना ही नहीं है. स्टेटमेंट 3, कॉमेट्स शो अ परसेप्टिबल ग्लोइंग टेल व्हाइल एस्टेरॉइड डू नॉट. ऐसा कुछ नहीं है. देखो, कुछ क्वेश्चंस मैं इजी की कैटेगरी में इसलिए भी रखूंगा क्योंकि कुछ क्वेश्चंस को हम इजी के कैटेगरी में इसलिए भी रखेंगे क्योंकि आप देखोगे ऑप्शंस के थ्रू आप उनको इजी तरीके से एलिमिनेट कर सकते हो. ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स लाई बिटवीन मार्स एंड यूरेनस. पहले तो अर्थ जहां जाए उसको हटा देते हैं. अर्थ यहाँ पे हटा देते हैं, अर्थ यहाँ पे हटा देते हैं, और यूरेनस के बाद कौन सा है? नेपच्यून. इसको हटा देते हैं. देखो आंसर आ गया. मैंने बोला था ना कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी होंगे. ठीक है, लेट्स गो अहेड. इसमें कुछ जैसे डिस्कस करने के लायक भी नहीं है. क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं. Who of the following scientists proved that the stars with mass less than 1.44 times the mass of the sun end up as a white dwarf when they die? ठीक है, एडविन हबल, एस चंद्रशेखर, स्टीफन हॉकिंग, स्टीवन वीनबर्ग. मैंने इसको रेड कैटेगरी में रखा है. रेड कैटेगरी में रखने के पीछे रीजन ये है कि काफी फैक्चुअल है और जिनको ये बात पता होगी वही बता पाएंगे. द आंसर इज बी. और इस चीज को हम लोग बोलते हैं चंद्रशेखर लिमिट. देखो,
मैं पीवाईक्यू करवाने के पीछे क्या आपको लग रहा होगा कि ये 2009 में पूछा है? यूपीएससी अब ऐसे सवाल को वापस से ट्रेंड में लेकर आ रही है, ठीक है। अब आपको तीनों की तीनों, जब ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 जैसे स्टेटमेंट्स ऑप्शंस आते हैं, तो आपको तीनों के तीनों स्टेटमेंट जानने जरूरी होते हैं। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर एक इंडियन बॉर्न साइंटिस्ट थे, ठीक है। चंद्रशेखर ने ही बताया था कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर द व्हाइट डॉर्फ, मतलब एक व्हाइट डॉर्फ जो होता है उसके लिए इम्पॉसिबल है कि उसका जो वेट होगा हमारा जो सोलर सिस्टम का सन है उससे ज्यादा हो, ठीक है। और अगर ज्यादा होगा तो सवाल ये उठता है कि 1.44 टाइम मान लो उसका मास है, मान लो हमारा सन ये है, तो अगले अगले स्टार का जो मास है 1.44 टाइम्स ज्यादा होगा, तो वो क्या बनेगा? तो वो व्हाइट ड्वार्फ नहीं बनेगा, वो बन जाएगा ब्लैक होल, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रॉन स्टार या फिर ब्लैक होल। तो ये आप लोग को याद रखिएगा, ठीक है। तो ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सन से भी हो सकता है आने वाले वक्त में सवाल देखने को मिले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दूं, सारे ऑप्शंस दिखाई दें। ये भी एक इजी कैटेगरी का सवाल है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 2008 में पूछा गया था। द अल्बिडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमिन्स इट्स विजुअल ब्राइटनेस व्हेन व्यूड विद रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है। द अल्बिडो ऑफ मरकरी इज मच ग्रेटर देन द अल्बिडो ऑफ अर्थ। देखो ये इजी कैटेगरी में क्यों है? क्योंकि पहला तो सही है, ठीक है। तो पहला सही है, तो यानी कि ये और ये हो सकता है, ये हटा दो, ये हटा दो, ठीक है। अब सवाल आता है कि आप दूसरे को हमें चेक करना है, ठीक है। दूसरा क्या कहता है? द अल्बिडो ऑफ मरकरी इज मच ग्रेटर देन द अल्बिडो ऑफ अर्थ। आप लोग बताओ ये सही कि नहीं? ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो मरकरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट, देखो मरकरी, देखो ये सन है, यहां पे है मरकरी, मरकरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट, ये बात तो सही है, बट इट हैज वेरी लो एल्बिडो, बहुत कम एल्बिडो है। द रीजन इज इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, एक मिनट, हाँ, थोड़ा सा इज इट इज जनरली कंपोज्ड ऑफ डार्क पोरस रॉक्स, ठीक है। तो ये जो मरकरी है, ये यहाँ पे पोरस रॉक्स बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं, एंड दीज डू नॉट रिफ्लेक्ट लाइट अलॉट, तो ये बहुत कम रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर थोड़ा सा फिगर वाइज बताऊं तो ये आप समझ लो कि 0.147 इनका एल्बिडो है, और अगर अर्थ की बात करें तो 0.36 एल्बिडो माना जाता है, ठीक है। बट अर्थ क्यों इतना रिफ्लेक्ट कर पाता है, इसके पीछे आपको ऑलरेडी रीजन पता है। आइस कैप्स हैं हमारे पास, बहुत सारे ऐसे वेजिटेशन है दैट रिफ्लेक्ट लाइट, ठीक है। क्लाउड्स हैं, ओशियन है, इस वजह से, ठीक है। तो आंसर हमें मिल गया, आंसर इज ए ओनली, तो सबको हटा दो, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखो असर्शन और रीजन वापस से देखो ट्रेंड में आ गए हैं, ठीक है। तो ये 2006 का सवाल अगेन हमारे लिए अब एक वैलिड सवाल हो गया है, फिर से इसको देखने के लिए देखते हैं। टू ऑर्बिट अराउंड द सन द प्लैनेट मार्स टेक लेस टाइम देन द टाइम टेकन बाय द अर्थ। ओके, रीजन क्या दे रहा है? तो रीजन ये दे रहा है द डायमीटर ऑफ द प्लैनेट मार्स इज लेस देन दैट ऑफ अर्थ। पहली बात तो ये गलत हो गया कि असर्शन टू ऑर्बिट अराउंड द सन द प्लैनेट मार्स टेक लेस टाइम देन टाइम टेकन बाय द अर्थ। अरे ऐसे कैसे? ये है आपका सन, ये है आपका अर्थ, और ये है आपका मार्स, दूरी अर्थ की कम है एज कंपेयर टू मार्स, तो ऑब्वियसली ये पहले हमें और ये पहले ऑर्बिट करेगा, तो असर्शन ही गलत हो गया। अब आपको पता है असर्शन अगर गलत होता तो सीधे आपका आंसर डी आता, आगे कुछ डिस्कशन ही नहीं करना है, आई एम सॉरी, आगे कुछ डिस्कशन ही नहीं करना है, ठीक है। बट अगर ये देखते हैं कि आर इज ट्रू, तो डायमीटर ऑफ प्लैनेट मार्स इज लेस देन दैट ऑफ अर्थ, एंड ये सही है, डायमीटर कम है। और डायमीटर कम है इस वजह से भी एक बात आपको बता दें कि जो मार्स की जो सरफेस ग्रेविटी है, ठीक है, वो ज़्यादा है, आई एम सॉरी वो कम है, ठीक है, क्योंकि इसका डायमीटर कम है, ठीक है। या और इस वजह से इसकी जो रोटेशन स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ऑब्वियसली डायमीटर कम है तो उसकी रोटेशन स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है। और इस वजह से इसका जो एटमॉस्फेयर भी है वो भी थिन है। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स एक्स्ट्रा नॉलेज के रूप में आप ले सकते हो कि सरफेस ग्रेविटी इसकी कम है, ठीक है, इसकी रोटेशन स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, और मैंने क्या बताया, हाँ, इसकी एटमॉस्फेयर काफी थिन है, कि कुछ पॉइंटर्स आप नोट कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा मैंने बोला था ये ऑरेंज कलर का है, तो ये एक नॉट दैट हार्ड वाली कैटेगरी में आता है, मॉडरेट वाले में। 8वां इसी सवाल है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, असर्शन है और रीजनिंग है। देखते क्या है। एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन वीनस इज हाईली इम्प्रॉबेबल, सही बात है। वीनस हैज एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, और ये भी सही है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे बोथ ए एंड आर, बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे इतना ज़्यादा है कि उसका जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं 400 डिग्री तक कभी कभी पहुंच जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि वीनस इज 93 टाइम्स देन दैट ऑफ अर्थ, ठीक है। वीनस काफ़ी हॉट है अर्थ से, और इस वजह से भी वहाँ पे आप कह सकते हो कि लाइफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आगे चलते हो। ग्रीन हाउस गैस, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड इस वजह से बहुत ज़्यादा हीट ट्रैप करता है और टेम्परेचर बढ़ा देता है, ठीक है। 93 टाइम्स वहाँ का प्रेशर ज़्यादा है, आई एम सॉरी, 1,50,000, ठीक है। अब ठीक है, हाँ, 1,50,000 टाइम्स मोर कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर है वीनस पे और अर्थ पे, तो ऑब्वियसली मतलब एक तरीके से हम हैबिटेबल जोन में रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इसको मैं एक टफ कैटेगरी में रखता हूँ। क्या है क्वेश्चन? लेट्स सी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द एक्सिस ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्लाइंड एट 23.5 डिग्री टू द ज्योग्राफिक एक्सिस ऑफ द अर्थ।
देखते हैं। द अर्थ मैग्नेटिक पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज लोकेटेड ऑन पेनिनसुला इन नॉर्दर्न कनाडा। अर्थ मैग्नेटिक इक्वेटर पासेस थ्रू द थुम्बा इन साउथ इंडिया। देखो मैंने इसको टफ कैटेगरी में इसलिए रखा है क्योंकि ये एक फैक्चुअल सवाल बन के हमारे सामने आ सकता है, और है ही ये फैक्चुअल सवाल। द एक्सिस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अगर इसकी बात करें, इज इंक्लाइंड एट 23.5 डिग्री। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये थोड़ा 11 डिग्री के आसपास, ये 11 डिग्री के आसपास ये इंक्लाइन है। मतलब अगर मान लो हमारा एक्सिस अर्थ का ऐसे है, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब आप पूरी तरीके से इसको ऐसे मत माना। ये है 23.5 डिग्री, जो कि गलत है, ठीक है। तो अगर मैं इसको अंडू कर दूं तो ये है इसकी इंक्लिनेशन, ठीक है। तो 11 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर 1 इज रॉन्ग, तो इस वजह से ये गया, ठीक है। बट अभी भी हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं। द अर्थ मैग्नेटिक पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज लोकेटेड ऑन द पेनिनसुला इन नॉर्दर्न कनाडा। ये आपको याद करना पड़ेगा, एंड दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। और स्टेटमेंट थर्ड भी करेक्ट है, क्योंकि जो अर्थ का जो मैग्नेटिक इक्वेटर है वो इंडिया के साउथ इंडिया के थुम्बा रीजन से पास होता है। तो द आंसर विल बी बी। देखो कुछ फैक्चुअल नेचर के सवाल पहले पूछे जाते थे, और इस वक्त भी पिछले 2-3 साल में ट्रेंड देखा गया है कि वापस से पूछना यूपीएससी ने शुरू कर दिया है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेज वीडियो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन द सेम फेस ऑफ द मून ऑलवेज फेसेस द अर्थ। ये बहुत ईजी है यार, सही बात है। द मून कंप्लीट्स वन रोटेशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस इन 23.5 डे, विच इज अबाउट द सेम टाइम दैट इट टेक्स टू टेक टाइम टू ऑर्बिट द अर्थ। ये भी सही है, बिल्कुल नहीं, 23.5 नहीं होता है। मैंने भी जब फर्स्ट टाइम इस सवाल को देखा था तो मुझे भी ऐसा ही लगा था। 23.5 डेज में नहीं करता है, बल्कि 27.32 डेज में करता है। समझ रहे हो? उसी को बोलते हैं साइड्रियल मंथ, ठीक है। तो इस वजह से भी आप समझो इस चीज़ को। और तो ये जो रोटेशन की स्पीड है यहाँ पे एक आप कह सकते हो कि फैक्चुअल डेटा देकर यहाँ पे यूपीएससी ने इस रीजन को गलत कर दिया है। बट अगेन इसका जो असर्शन है, ठीक है, द सेम फेस ऑफ द मून ऑलवेज फेसेस द अर्थ, ये सही है। तो इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा वो सी बनेगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल। ऐसे हम लोग सारे सब्जेक्ट से सवाल धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि पहले सब्जेक्ट वाइज चलें, फिर उसको हम लोग टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज भी चलेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। जय हिंद। इफ यू रियली लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।